नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 17 जून 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ कंसर्न्स थे मेरे। मैं पूरे वीकेंड उस चीज़ में बिज़ी हो गया था। इनफैक्ट अगर अभी आप देखोगे तो रात के 2:30 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संडे की रात को। तो यही चीज़ है कि हमेशा की तरह जैसे वीडियो मैं लेके तो आऊँगा, वो चीज़ तो है ही, आपको ही पता है। तो थोड़ा टाइमिंग इधर उधर हो जाता है कभी भी, लेकिन वीडियोस तो आएंगे पक्का है। और क्योंकि सैटरडे तो आज काफ़ी ज़्यादा तो न्यूज़ नहीं है इस पेपर में, बट फिर भी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मैं उसे तो कवर करूँगा ही। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, कमेंट के बारे में बोलूँ तो मैं अभी बहुत ही ज़्यादा मुझे एक मोटिवेशन लग रहा है, क्योंकि लोग जो अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं और आपके सजेशंस भी मैं टेकअप कर रहा हूँ। मैं जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करूँगा। और सब्सक्राइब करें दोस्तों वीडियोस को, चैनल को, और भी लोगों को सब्सक्राइब करवाएं ताकि इस टाइप की वीडियोस जब भी मैं बनाऊँ उनको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो। पहला न्यूज़ है, दलाल स्ट्रीट बुल्स सेट न्यू क्लोजिंग रिकॉर्ड्स आई ऑल टाइम हाइस। देखिए, दलाल स्ट्रीट अभी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ चीज़ें क्या है। सेंट्रल बैंक्स, जितने भी जो फेड बैंक्स है, उन्होंने जितना इंटरेस्ट रेट करना था या कर भी रहे हैं, अभी वो काफ़ी हद तक हो चुका है। तो आने वाला टाइम में अब क्लियर हो गया है स्टांस कि भाई अब जैसे यूएस बोल दिया कि मैं मैक्सिमम इतना तो करूँगा ही, ठीक है। अब वो चीज़ को इनकॉर्पोरेट ऑलरेडी किया जा चुका था। तो अब क्या है, जैसे जैसे और रिजल्ट्स आ रहे कॉर्पोरेट के, या आरबीआई का भी स्टांस थोड़ा क्लियर होते जा रहा है, तो मार्केट इज़ नाउ रेडी फॉर अ बुल रन। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इससे अब 100% ऊपर ही जाएगा मार्केट, बट मार्केट का अब नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है एंड ऊपर बढ़ने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इट्स अ गुड टाइम टू एंटर द मार्केट। हालांकि ऐसा बोलते हैं इन्वेस्टर्स के लिए कि भाई देर इज़ नेवर अ गुड टाइम और बैड टाइम टू एंटर द मार्केट। इट्स ऑलवेज दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू एंटर द मार्केट यू शुड। तो ऐसा है, तो ये चीज़ तो है ही। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन के भी नंबर्स अभी थोड़े कंट्रोल में हैं। और एक एक इसमें लिखा हुआ है गोल्डी लॉक मोमेंट। मतलब गोल्डी लॉक मोमेंट वो होता है जब इकोनॉमी अब आपका ऐसे फेज़ में जा चुका है जब इधर से सब कुछ अच्छा ही होगा, तो उसे कहते हैं गोल्डी लॉक मोमेंट। तो कहते हैं कि भाई अब ये गोल्डी लॉक मोमेंट इकोनॉमी के लिए आ चुका है, तो अब इट्स राइट टाइम टू एंटर द मार्केट। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, एयरटेल में रेज अप टू 1 बिलियन इन ऑफशोर बॉन्ड्स। देखिए, ऑफशोर बॉन्ड्स अभी कई सारे कंपनीज जो है वो चीज़ को लेके आ रही है। जैसे एसबीआई ने, मैंने आपको बताया था कि 750 मिलियन का एक ऑफशोर बॉन्ड इशू किया था 4.875% पे। अब एयरटेल भी अपना बॉन्ड इशू कर रहा है अराउंड 1 बिलियन। एयरटेल बेसिकली कर रहा है अपने 5G का केपेक्स को एक्सपेंशन के लिए। तो ये चीज़ है। और क्यों करते हैं ये सब ऑफशोर बॉन्ड एक्सपेंशन, मतलब ऑफशोर बॉन्ड मार्केट इशुएंस? क्योंकि देखिए, इंटरेस्ट रेट का फ़र्क रह जाता है। आज यही इंडिया में अगर आप इंटरेस्ट रेट के अगर करोगे तो बैंक्स वगैरह ही आपको, आरबीआई का जैसे रेपो रेट 6.5% चल रहा है, बैंक्स वगैरह आपको जैसे डिपॉजिट में अच्छा खासा दे दे रहे हैं। और अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो 8-9% के आसपास। ये आपको ऑफशोर से देखते हो तो आपको काफ़ी सस्ते में लोन मिल जाता है। बट हाँ, वही होता है कि फिर वो डॉलर का वैल्यू भी बढ़ जाता है, तो इन टोटल भी आपको सेम पड़ जाता है, वो एक अलग बात है। बट कंपनीज क्या करती है, लोन लेती है ना, उसको अच्छे से हेज भी कर लेती है फिर डॉलर को, तो उनको इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम पड़ता है। तो कई सारे कंपनीज क्या करती है कि ऑफशोर भी लोन लेने के लिए जाती है। सेकंड चीज़ क्या होता है, कई बार हम ऑफशोर में एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि भाई हम डॉलर में ही लोन लें और डॉलर में ही चुका दें, तो वो भी बेटर रहता है कि हम रुपये का चीज़ ही नहीं लेके आए, रुपये का झंझट ही नहीं रखें। तो एक चीज़ वो भी रहता है। तो एक हालांकि कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करना था। और क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ ज़्यादा नहीं है, तो जो भी न्यूज़ है मैं उसे ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को। तो इसलिए मैंने इस न्यूज़ को टेकअप किया। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गवर्नमेंट डेलीगेशन इन ताइवान टू मेक ईवी पिच टू फॉक्सकॉन। गवर्नमेंट काफ़ी ट्राई कर रही है कि जो ईवी के जो वो है ना यूनिट्स है, वो इधर बैठे इंडिया में, सेमीकंडक्टर्स वगैरह इंडिया में बैठे। फॉक्सकॉन काफ़ी एक ऐसा कंपनी जो ईवी बैटरीज वगैरह में डील करता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट उससे पिच कर रही है कि भाई आप थोड़ा सा आके इंडिया में भी इस्टेब्लिश करें अपना ये चीज़। फिर उसके बाद द प्रेजेंटेशन कवर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन इंसेंटिव अबाउट फॉर एडवांस केमिस्ट्री केमिकल। जो मैंने आपको एसीसी के बारे में केमिकल बताया था, लगभग 18,000 करोड़ का पीएलआई का स्कीम है इसमें, मतलब पीएलआई का आउटले है इसमें। तो उसके लिए भी इंडिया जो है पिच किया है अभी फॉक्सकॉन को। अगेन नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों कंपनी स्पेसिफिक है।
बट टीसीएस क्योंकि बहुत बड़ा कंपनी है और बहुत लोगों ने हो सकता है इन्वेस्टमेंट किया होगा मेरे व्यूअर्स में, तो मैं इसलिए ये चीज़ न्यूज़ को इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा सा हाईलाइट मिले कि ट्रांस ट्रांस अमेरिका कैंसल्स 2 बिलियन टीसीएस डील अहेड ऑफ द शेड्यूल। एक्चुअली क्या है, ये कंपनी टीसीएस को हर साल डील देती थी, अब ये कंपनी क्या कर रही है कि 2 बिलियन का जो इनका जो काम है वो अब खुद ही अपने इंटरनल कैपेसिटी बिल्डअप कर लिए। तो उन्होंने कहा भाई टीसीएस को अब हम हायर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने इंटरनली अपना खुद का प्लान मतलब अपना कैपेसिटी बिल्डअप कर लिया है कॉस्ट को बचाने के लिए। टीसीएस भी कह रहा है कि भाई चलो ठीक है, मतलब इट वाज एक्सपेक्टेड, तो ऐसा नहीं कि उनके बिजनेस मॉडल में ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है। दोस्तों इस चीज़ से ना घबराइएगा मत कि भाई टीसीएस का कैंसिल हो गया ही वो। आपको मैं बता दूं कि टीसीएस को भी हाल फिलहाल में 15,000 करोड़ का वो मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, एक मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि भाई बीएसएनएल के साथ टीसीएस जो है एक अच्छा टाई अप करेगा, और प्लस टीसीएस का और भी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ये बिज़नेस चले गया तो भाई टीसीएस तो एकदम डाउनफॉल में चले जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब टीसीएस हमेशा से एक बिज़नेस अब होता ही है, एक बिज़नेस छोड़ता है एक बिज़नेस पकड़ता है, तो ये कोई बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है जिससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स काफ़ी हर्ट हो। हालांकि स्टॉक मार्केट नीचे गिरा था, बट वो मैं कहता हूँ एक अच्छा बाय आपको दे देता है उस रेट में, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, 2000 नोट्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल 1.8 लाख करोड़ इज़ बैक इन सर्कुलेशन। देखिए 2000 के जो नोट्स बंद हुए थे उसमें से 40% जितना जो बंद हुआ था उस बैक टू सर्कुलेशन इन फॉर्म्स ऑफ अनदर डिनोमिनेशंस लाइक 500, 200, 100 के में। बाकी भी धीरे धीरे करके आ रही है सर्कुलेशन में। कैश क्रंचेस अभी तक देखने नहीं मिला है बैंक्स वगैरह में कि भाई चलो ठीक है कैश क्रंचेस हो गया, तो कह सकते हैं कि भाई आरबीआई जो है काफ़ी प्रोएक्टिवली इस चीज़ को हैंडल किया। इस टाइम डिमोनेटाइजेशन के टाइम में जो प्रॉब्लम हुआ था वो अभी तो एकदम भी देखने को नहीं मिला। वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड सेट टू रेज रेट्स टू 4.75% एज इन्फ्लेशन स्लो टू फॉल। कहने का मतलब ये कि इन्फ्लेशन अभी भी अभी भी इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि भाई अभी भी हम इंटरेस्ट रेट को लेस तो नहीं करेंगे, इनफैक्ट 4.75% तक रेस कर दिया इन्होंने। इनका ग्रोथ भी काफ़ी अभी पॉजिटिव में चल रहा है, मतलब पॉजिटिव एज इन 0.13-0.14% के आसपास चल रहा है। नेगेटिव में था तो उस टेरिटरी से, नेगेटिव टेरिटरी से निकल के एटलीस्ट पॉजिटिव में तो आया। बट समहाउ इनका ये भी कहना है कि भाई अभी तक इंटरेस्ट का जो है वो नहीं है, इंटरेस्ट हैज़ बिकम स्टक अराउंड 7 to 8%। अभी भी इनका जैसे मई का जो डेटा आया था, अप्रैल का जो डेटा आया था उसमें इनका लगभग 8.75% था, तो 8.7% था, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन है अभी यूके के इकोनॉमी में। तो अब इंटरेस्ट रेट तो बढ़ने का ही तादाद पे, घटने के तादाद पे तो नहीं है। फिर इसके बाद जर्मन इकोनॉमी स्टिल स्ट्रगलिंग, बुंदेसबैंक चीफ। एक्चुअली जर्मनी देखिए लोग जो जर्मनी काफ़ी सफ़र करे रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, वो कहता है ना कि भाई आप दूसरों के पछड़ों में पड़ के अपना एक लॉस करा लियो। वैसे जर्मनी के साथ कुछ हुआ है। रशिया और यूक्रेन के वॉर में जर्मनी को काफ़ी सेटबैक देखने को मिला है, क्योंकि जर्मनी की जो एनर्जी सप्लाई है ना दोस्तों, वो ज़्यादातर इधर से आते थे, रशिया से आते थे। अब क्योंकि ईयू ने सपोर्ट नहीं किया रशिया को, ईयू अगेंस्ट है रशिया के, तो जर्मनी भी ऑब्वियसली ईयू को सपोर्ट करेगा, तो वो भी अगेंस्ट हो गए रशिया के। तो अब क्या है, जो एनर्जी प्राइसेस है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं जर्मनी में। तो जहाँ इकनॉमी जो है बढ़ने के उस पर होना चाहिए, वही जर्मनी का इकनॉमी अब 0.3% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इनफैक्ट ये तो और भी ज़्यादा गंदा था, 0.5% से कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था, बट अब समहाउ आउटलुक थोड़ा बढ़ के 0.3% हो गया। थोड़े एनर्जी प्राइसेस थोड़े कम हो गए, बट स्टिल इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई जर्मनी में भी, तो इसके कारण जर्मनी की इकनॉमी भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी अभी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडिया में रीच आउट टू अनदर नेशंस फॉर ऑन यूज़ कार्बन टैक्स। एक्चुअली देखिए इंडिया का जो स्टांस है ईयू के कार्बन टैक्स में, ईयू ने एक कार्बन टैक्स इम्पोज किया, दैट इज़ सीबैम, जिसको हम कहते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इससे क्या होता है, अगर कोई भी कंट्री से गुड्स आ रहे हैं इंडिया मतलब ईयू में, और वो कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कार्बन को ध्यान में रखते हुए नहीं हो रहा है, कार्बन पोल्यूशन को ध्यान रखते हुए नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई ईयू उस गुड्स पे टैक्स इंपोज करेगी। क्यों इंपोज करेगी? क्योंकि भाई ईयू के कंट्री में जो लोग जो टैक्स मतलब जो कार्बन सेवी बना रहे हैं, एज इन मतलब जो पोल्यूशन इतना नहीं क्रिएट कर रहे, वो लोग ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहे हैं तो उनका भी तो कॉस्ट बढ़ रहा है। अब वो कॉस्ट को थोड़ा बहुत
कंपेरेटिव बनाने के लिए वो लोग क्या करें, वो गुड्स जहाँ से जो इंपोर्ट हो रही है जो कि कार्बन को ध्यान नहीं रख रहे, उनके ऊपर टैक्स इम्पोज करते आ रही, क्योंकि थोड़ा एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए। तो इंडिया ने उस चीज़ को अपोज किया, काफ़ी कंट्रीज ने उस चीज़ को अपोज किया, इंडिया ने अपोज किया, चाइना ने अपोज किया, ताइवान ने उसे अपोज किया। वो कह रहे हैं कि भाई WTO में इस चीज़ को चैलेंज करेंगे। ब्राज़ील और थाईलैंड ने भी अपोज किया इस चीज़ को। तो इंडिया सबसे बात कर रहा है कि भाई चलो EU के ऊपर मिलके एक बार थोड़ा प्रेशर बनाते हैं, बट EU अभी तक तो नहीं सुन रहा है। EU ये कह रहा है कि नहीं भाई, हम क्लाइमेट चेंज को वो कर रहे हैं, कर्व कर रहे हैं, ऐसा वैसा करके। इनफैक्ट ये टैक्स का परसेंटेज लगभग 20 to 35% है। मतलब सोचिए इतना ज़्यादा है कि अगर इंडिया, एक तो इंडिया को आप इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज नहीं करने दे रहे हो ICT गुड्स में, जब इंडिया इम्पोज कर रहा है तो आपको 20% प्रॉब्लम हो रहा है, और आप हमारे गुड्स पे 20 to 35% तक का इम्पोज कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कार्बन मतलब हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं है कि हम कार्बन को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करें। आप इतने सालों से प्रोडक्शन कर रहे हो, कार्बन पूरा क्रिएट कर रहे हो, मतलब पोल्यूशन पूरा क्रिएट किए, उसका कुछ नहीं। बट अब अगर हम कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, तो आप कार्बन टैक्स इम्पोज कर रहे हो। तो इस चीज़ के लिए इंडिया काफ़ी जो है वो कर रहा है, अपोज कर रहा है। WTO के प्रिंसिपल के खिलाफ इंडिया बोलता है। इंडिया ये भी बोलता है कि एक CBDR के खिलाफ। CBDR मतलब कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज इन सबका कॉमन गोल तो है क्लाइमेट चेंज को कर्व करना, बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब डेवलप कंट्रीज़ का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं CBDR। तो इस चीज़ को इंडिया बोल रहा है कि भाई ये फिर CBDR का नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पिचेस फॉर रेटिंग अपग्रेड विद मूडीज़। मैंने आपको पहले भी कवर किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इंडिया के लिए बोल रहा है कि भाई इंडिया का जो आउटलुक है, दैट इज़ BB नेगेटिव विद अ स्टेबल आउटलुक, वो आप थोड़ा सा चेंज करिए, इंडिया का रेटिंग को और अच्छा करिए, BBB+ या AA BBB तक AAA तक लेके आइए। क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई इंडिया का जो है आउटलुक काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग है। आप देखो, हम इन्फ्लेशन को इतना अच्छा कंट्रोल कर लिए, इन्फ्लेशन हमारे ऑलमोस्ट बैंड के अंदर आ गया है। हम इंटरेस्ट रेट ठीक है बढ़ा रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि हम इंटरेस्ट रेट बाकी डेवलप कंट्रीज़ के हिसाब से बढ़ा रहे हैं इतना ज़्यादा। तो हम सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, तो फिर आप अपना हमारा आउटलुक क्यों नहीं कर रहे? हमारा भाई डेट टू GDP रेशियो भी हम धीरे धीरे करके कम कर देंगे। हमारा ये जो डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट, वो भी हम धीरे धीरे करके कम करने का टारगेट लेके रखे। तो फिर अगर आप ऐसे सपोर्ट नहीं करोगे, अगर आप ऐसे ख़राब रेटिंग करोगे, तो फिर इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम होगा ना हमारे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने, जो कि सही आउटलुक नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए मूडीज़ के साथ उन्होंने कॉन्वर्सेशन किया। अब देखिए क्या होता है, कब तक मूडीज़ जो है इस चीज़ को सुधारती है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट टू गो फॉर PPP EPC मिक्स फॉर स्टेशंस ओवरऑल। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट जो है कई बार PPP मोड में जाती है, कई बार EPC मोड में जाती है। PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, EPC मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। देखिए ये दोनों मॉडल में फ़र्क क्या रहता है। एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ कि क्या प्रेफरेबल है और क्या नहीं, अगर मैं आपको कंसेप्ट समझाऊँ तो EPC मतलब ये होता है कि भाई प्राइवेट कंपनी जो है सिर्फ या तो इंजीनियरिंग करेगी, या तो प्रोक्योरमेंट करेगी, या तो कंस्ट्रक्शन करेगी। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब गवर्नमेंट की, जैसे लैंड क्लियरेंस कराना, अगर मान लो कोई लोकल प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस चीज़ को संभालना, वो चीज़ ना प्राइवेट एंटिटीज़ हैंडल नहीं करेगी, वो चीज़ गवर्नमेंट अपने लेवल पे हैंडल करेगी। बट PPP मोड में क्या रहता है, PPP मोड में ये रहता है कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई अगर मान लो कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो प्राइवेट कंपनीज उस चीज़ को क्लियर आउट कराएगी, प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट से क्लियरेंसेस लेगी। तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज बोल रहे हैं भाई ये PPP मॉडल हमें नहीं जाना, अब इसमें हमें ये कर दो, आप EPC में कर दो, हम अपना काम करेंगे, हम अपना चल देंगे, प्रोटेस्ट होगा आप संभालोगे, सब कुछ होगा, आप क्लियरेंसेस आप देखोगे, आप अपने लेवल में देखो, हमें ये सब पछड़े में नहीं पड़ना। तो अब क्या है, बहुत सारे अब जैसे स्टेशन ओवरऑल हो रहे हैं ना, मतलब उनकी जो रिपेयरिंग है, स्टेशन को कैपेसिटी बढ़ाया जा रहा है वगैरह वगैरह, तो वो सब चीज़ जो है अब प्राइवेट कंपनीज करेंगे भाई हम नहीं करेंगे उसका PPP मोड में, हम करेंगे अब EPC मोड में। तो अब देखते हैं ये चीज़ अब मॉडल गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे EPC मोड में शिफ्ट हो रही है। जैसे PPP मोड में क्या, बिल्ड भी हम करेंगे, ऑपरेट भी करेंगे, फिर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब और बिल्डिंग के टाइम में अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम आया तो उसे हम देखेंगे, ठीक। ऑपरेशन के टाइम में कुछ प्रॉब्लम आया तो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ प्राइवेट कंपनीज बोल रही है कि नहीं, अब हमें ये सब चीज़ में नहीं, हमें सिर्फ आप बिज़नेस करने दो, हमें अपना काम से काम मतलब है, बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप देखना। फिर उसके बाद पेनल एक्शन लाइकली फॉर फेक GST बिल्स। दोस्तों देखिए, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो मेरा ये चीज़ रिकमेंडेशन रहेगा, GST कभी भी आप वो चीज़ मत सोचो कि GST डिपार्टमेंट आपको पकड़ नहीं पाएगी। अभी एंटी इवेजन जो इन्होंने चालू कराया था ऑपरेशन, उसमें कितने हज़ार करोड़ का GST पकड़ाया है। गवर्नमेंट आज नहीं तो कल आपके फेक GST बिल्स को तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी।
इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपको हो सकता है किसी को सुनने को मिले कि भाई वो बंदा तो भाई जीएसटी से इतना इनपुट खा रहा है, उसको तो इतने प्रॉफिट हो रहे हैं। दोस्तों आज नहीं तो कल वो बंदा फंसेगा ही फंसेगा। 99% चांसेस 1% बच जाए, लेकिन उस चक्कर में क्या होता है बाकी लोग भी करना चालू करते हैं एंड उसके कारण वो बड़ा सा एक ट्रैप बनते जाता है और जीएसटी डिपार्टमेंट अल्टीमेटली पकड़ लेती है। तो इस चीज़ का ट्रेसिबिलिटी ना होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जीएसटी इतना इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है दोस्तों। मतलब अब मुझे नहीं पता अगर आप पोर्टल देखोगे नहीं जीएसटी का, बट अगर आप पोर्टल देखोगे जीएसटी में पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई चीज़ का मतलब फेक वो कर पाओ। और अब तो गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया कि भाई अगर आपका एक बार जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो गवर्नमेंट बहुत ही मुश्किल से दूसरा रजिस्ट्रेशन इशू करेगी, डॉक्यूमेंटेशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इस सब चीज़ के कारण क्या है, जीएसटी का काफ़ी काफ़ी समझदारी से लोग कर रहे हैं इस चीज़ में कि भाई जीएसटी में घपला मत ही करो तो ज़्यादा बेटर है। और अब गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, इसमें पेनल एक्शन लेके आएगी भाई, मतलब पेनल्टी चार्ज करो, फिर उसको मतलब जेल वेल भेजो, मतलब इस टाइप का भी करेगी ये चीज़। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट टू बी कवर्ड अंडर आईबीसी मॉरेटोरियम। देखिए एक्चुअली होता क्या है, आईबीसी मॉरेटोरियम का मैंने आपको केस अच्छे से समझाया था गो फर्स्ट के इसमें केस स्टडी में, कि भाई जब आपका आईबीसी का मॉरेटोरियम लग जाता है तो उसमें होता क्या है कि आप कोई भी एसेट को फिर हाथ नहीं लगा सकते, आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने ये चीज़ को अमेंड किया, गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोला कि भाई ऑयल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे तो हम ख़त्म कर देंगे। अगर मान लो कोई कंपनी आईबीसी के लिए जा रही है और वो फिर उसके पास ऑलरेडी कोई ऑयल कॉन्ट्रैक्ट है, तो भाई हम उसे तो फिर एंड कर देंगे, क्योंकि भाई अगर हम उसे एंड नहीं करेंगे तो हम किसी और को भी दे नहीं सकते एंड उससे हमारे नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लोरेशन ख़राब होता है और ऐसे जनरली वो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है वगैरह वगैरह करके गवर्नमेंट ने ये चीज़ रीज़न किया है कि भाई अब हम उसे भी एक मॉरेटोरियम से हटा देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मान लो कोई ऑयल कंपनी अगर जा रही है तो अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली मतलब निरस्त हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा और आप वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे सकते हो। नेक्स्ट इज दोस्तों, गवर्नमेंट टू कम आउट विथ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एस्टिमेट बाय सितंबर। देखिए गवर्नमेंट क्या है, लॉजिस्टिक्स का एक कॉस्ट निकाल रही है कि भाई हमारे जो लॉजिस्टिक्स में कितना खर्चा पड़ता है। कहते हैं कि 13 to 14% हमारे लॉजिस्टिक्स में खर्चा हो जाता है कंट्री का जीडीपी में, बट यही चाइना का जो है वो सिर्फ 6% लगता है। तो ऑब्वियसली अगर आप लॉजिस्टिक्स में इतना खर्चा कर दे और आपका 6% लॉजिस्टिक्स में डिफरेंस आ जा रहा है तो आप बाकी कॉस्ट में कैसे कम्पीट करोगे। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको पता होगा अलग अलग योजनाएं चला रही है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स चला रही है, अलग अलग स्कीम्स चला रही है, जैसे भारतमाला हो गया, सागरमाला हो गया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट गोल्डन कोऑर्डिनेटर वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर करा रही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर करा रही है, मतलब कई सारे स्कीम्स का मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे कि आप समझ लो गति शक्ति चालू करके रखे। तो ये सब चीज़ इन टोटल एक ही चीज़ को है कि भाई अपना जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है वो कम हो इंडिया में, वो भी अराउंड चाइना के जैसे 6% के आसपास आ पाए ताकि हम कम्पीट कर पाए बाकी कंट्रीज। लास्ट इज दोस्तों, अमिट MCA 21 ग्लिचेस, रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंपनीज फ्लोटेड। देखिए इसका बस छोटा सा न्यूज़ है कि भाई MCA 21 के पोर्टल में ग्लिचेस हो गए थे, बट स्टिल बहुत सारे कंपनीज फ्लोट किए और 33,616 कंपनीज फ्लोट हुए और 10,100 मतलब 11,000 के आसपास समझ लो आप LLP फर्म्स फ्लोट हुए इन फर्स्ट जस्ट 2 months ऑफ FY24। आई मीन दैट इज़ वे अबव द लास्ट ईयर्स नंबर। तो ये चीज़ है कि हाँ बहुत सारी कंपनीज जो है फ्लोट हो रहे हैं। अब इसमें कितने शेल कंपनीज है, कितनी एक्चुअल कंपनीज है, वो तो बात की बात है, बट कंपनीज तो काफ़ी फ्लोट हुए हैं। सो दैट्स इट दोस्तों फ्रॉम माई साइड। सैटरडे का न्यूज़ था तो मैं जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा कवर करने के लायक तो नहीं था, बट जितना था उसका मैं बना दिया आपके लिए एनालिसिस। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा दोस्तों। प्लीज़ और भी लोगों को रिकमेंड करिए सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ अपने कमेंट्स जो आप ऐसे लिख रहे हो काफ़ी अच्छा लगता है, तो ऐसे ही लिखते रहा करिए। और that's it from my side. Have a nice day.